स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर पे। अभी हमने आपको प्रोवाइड किया था इससे पहले वाले वीडियो में 15 प्रश्न जो सेकेंड फेज के थे, जीके के थे। हमारी फोकस अभी जीके पे है। इसके बाद हम सब्जेक्ट पर आएंगे। इसको जल्दी समाप्त करते हैं क्योंकि हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है जिससे आप पैटर्न को समझें, साथ ही साथ आगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है इसको जानना है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यही चीज़ें भविष्य में आपको आनी है। तो जो 16वां प्रश्न शुरुआत करते बिना कोई देर किए आप इसकी महत्वपूर्णता को समझिएगा। दोस्तों मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि जो जीके का पोर्शन है वह बहुत ही लीड रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो ना उसके तो आप मास्टर हो, आप डॉक्टरेट हो, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसमें तो आपकी महारत हासिल है ही है। लेकिन जीके अगर आपका वीक हुआ तो फिर आपकी जो रिटन क्वालिफाई करने की संभावना छिड़ हो जाएगी। लिहाजा आपको कोशिश करनी है कि जीके में आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। इसी से हम इसके डिटेल्स वीडियो आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको पैटर्न के साथ साथ उसके कहाँ से कौन से प्रश्न आ रहे हैं वह पता चल सके और आपके स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो यह 16 प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं और यह प्रश्न एक बार पुनः ज्योग्राफी से है। दोस्तों मैंने बताया था कि हम सारे पैटर्न पर डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो देखिए 16 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। अब आपको ध्यान से सुनिए, जीके का यह प्रश्न जो बहुत सारे ज्योग्राफी के जो स्टडी नहीं करते हैं, जिनको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए यह प्रश्न थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है। वैसे यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है दोस्तों। और इस तरह की दक्षिणतम बिंदु, उत्तर जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स हम आपको डिटेल से स्टडी कराएंगे जब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पर कह रहा है तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने बहुत ही आसान सा उत्तर है। जैसे इसमें जो ऑप्शन होगा वह डी होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ कह रहा है भूमध्य रेखा के उत्तर यानी 0 डिग्री से उत्तर, 0 डिग्री से नॉर्थ, और भारत की स्टार्टिंग जो होती है वह 8 डिग्री 4 मिनट से होती है। यद्यपि भारत का जो इंदिरा पॉइंट वो 6 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होता है नॉर्थ से, लेकिन मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी से 8 डिग्री शुरू होती है। तो इसका सही जवाब होगा। इसके डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत की स्थिति है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी की स्थिति है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न भी है, वह भी जियोग्राफी से ही रिलेटेड है। देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री शुरू से ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं, मैंने बताया था आपसे। तो यहाँ पर कह रहा है कि सौर मंडल से सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों के बढ़ते हुए क्रम को आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वह ए है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है इसके सही जवाब है। ये सही जवाब है इसका। अब अगला प्रश्न जो है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निश्चित तौर पर 2 या 3 प्रश्न आते रहे हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना आनंद मठ से ली गई है, वह कब अपनाई गई? तो 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। इसका सही जवाब ए है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न 19 जो प्रश्न है वह कह रहा है कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है? दोस्तों यह प्रश्न ही संदेहास्पद है। इसका किसी भी उत्तर के निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, लिहाजा हम इसको छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह आपका इकोनॉमी से है, इंडियन इकोनॉमी से है। और वह कह रहा है जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सीधा सा जवाब है राजस्व घाटा कहते हैं, क्योंकि सरकार की अनुमानित वर्तमान आय अपने वर्तमान खर्च की तुलना में कम होगी तो वह निश्चित तौर पर रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनः प्रश्न जो है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष
कौन थे? यहाँ पर पूछ रहा है पहले अध्यक्ष कौन थे। अब पहले अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो थे अस्थाई, परमानेंट जो थे। अब यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो है 1 दिन 2 दिन के लिए बने थे 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर जब सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में है, पहला अध्यक्ष पूछ रहा है, अस्थाई की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, तो ऑब्वियसली जो है इसका जो आंसर होगा वह सच्चिदानंद सिन्हा यानी ए होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ध्यान दीजिए, यह आर्टिकल की बात हो रही है। संविधान का जब गठन हुआ था 395 अनुच्छेद थे, उसके बाद 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर कभी अभी 12 हो गई हैं। अभी संविधान का जो अनुच्छेद की संख्या करीब करीब 400 से 450 से भी ऊपर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है संघ लोक सेवा का गठन। तो हम आपको बता दें कि 315 से लेकर के 323 तक लोक सेवा के आयोग के गठन एवं उनके कार्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में है, जो कि भारतीय शासन अधिनियम एक्ट 1935 के अनुसार इसका गठन करने का प्रावधान था। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह 315 होगा, अनुच्छेद 315, जिसके अंतर्गत एक संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और साथ ही साथ हर एक स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की बात करी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है वह है, यह भी पॉलिटी से है। 23 जो है, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? तो संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ होता है किसी भी मंत्री परिषद द्वारा या किसी भी लोकसभा, किसी भी राज्यसभा, किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी संशोधन अगर प्रस्तुत किया जाता है, उस विधेयक को हम जो है संसद दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी इसका जो सही जवाब है वह डी है, जो है 23 का सही जवाब डी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 24वां प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो यहाँ पर यह प्रश्न जो है वह थोड़ी त्रुटि के साथ है हिंदी सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में यहाँ पर जो है वह मूल अधिकार न हो करके यह मूल कर्तव्य की बात करता है। यह जो है आपको ड्यूटीज की बात करता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो संशोधन हुआ था 1976 में, जो 42वां संशोधन था, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। ये अभी याद रख लीजिएगा, 42वें अमेंडमेंट को, 42 अमेंडमेंट को हम जो है मिनी संविधान कहते हैं। बहुत सारे संशोधन हुए थे और इसी संशोधन में जो रसिया से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है 51 के अंतर्गत उसको जोड़ा गया है, जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो हम आपको बता दें कि जब यह प्रश्न पूछा गया था 2014 में, जब परीक्षा संपन्न हुई थी, उस समय भी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो थे के चंद्रशेखर राव थे। आपको पता है तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से कट करके राज्य बना है। और वर्तमान में भी जब मैं आपको आज जवाब दे रहा हूँ, ये जो आपको मैं जवाब रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 2020 में, अब भी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वह आपके के चंद्रशेखर राव ही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है वह सीधे सीधे आपके कैबिनेट पोर्टफोलियो से पूछ रहा है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से पूछ रहा है। और जो उस समय का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है और आज की डेट में बदल गया है। आपको सिर्फ पैटर्न जानना है। यद्यपि इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से जो आंसर है वह आपका बी है, लेकिन हम आपको बता दें इसमें से जो है अरुण जेटली भी नहीं है, सुषमा स्वराज दोनों स्वर्ग सिधार गए हैं। लेकिन अभी जो आपका इसका जो आंसर होगा, अगर गृह मंत्रालय की बात की जाए आज के डेट में, तो गृह मंत्रालय जो है वह अमित शाह के पास है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वह प्रकाश जावड़ेकर के पास है। वित्त मंत्रालय जो है वह निर्मला सीतारमण के पास है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। और विदेश मंत्रालय जो है एस जयशंकर के पास है। तो इसको उस संदर्भ में आप समझ लीजिएगा। आपको पैटर्न समझने की जरूरत है। आप बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपने नेट और पीएचडी करी है। आपकी विद्वता की आशा हम आपसे, इतनी विद्वता की आशा हम आपसे निश्चित तौर पर कर सकते हैं और आप इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह करंट के संदर्भ में है। उस समय जो यह प्रश्न पूछा गया था, तो पहला जो स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यह कमलजीत संधू ने जीता था। 28वां प्रश्न आपका समाप्त होता है।
29वां प्रश्न जो है यह जो है ग्लासगो राष्ट्रमंडल पदक से संबंधित, यह भी उसके हिसाब से है तो स्पोर्ट्स का, लेकिन करंट स्पोर्ट्स का है। तो आप समझ लीजिए इसका जो सही जवाब है डी है। इसके पैटर्न को समझिए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जब हम आपको तैयारी कराएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो इसका सी ऑप्शन है वह एकदम सही है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है और साथ ही साथ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। दोस्तों इसी के साथ यह 30वां प्रश्न समाप्त हुआ, सेकेंड फेज का यह प्रश्न समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम उपस्थित होंगे थर्ड फेज में जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी 30 प्रश्नों के साथ, जो जीके के प्रश्न होंगे। साथ ही साथ हम अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे, जो जियोग्राफी से रिलेटेड हम तैयारी कराने वाले हैं उससे भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वह जीके पे है। जीके से जितने भी लोग हैं वो हमसे जुड़ने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस सब्जेक्ट में, उससे संबंधित मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ढेर सारा धन्यवाद।